सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की स्ट्रीम में हम रंगों पे चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर सिहा, गहरे, काले रंग पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अ, वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो रंग होते नहीं हैं, ये केवल एक आभासी स्थिति है। ठीक है, कुछ भौगोलिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण हम रंगों को महसूस करते हैं। ठीक। और पर फिर भी ये एक सच्चाई है कि इंसानों के रंगों के प्रति बड़े गहरे रुझान हैं, ऐतिहासिक गहरे रुझान हैं। ठीक। और इंसान कुछ रंगों को बेहद पसंद करता है, जबकि कुछ से बेहद घृणा करता है। ठीक। और ये भी एक सच है कि इंसान जिन चीज़ों को पसंद करता है उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोलते हैं, घृणा और भेदभाव का कारक भी बना लेता है। तो आज हम एक ऐसे ही रंग पर चर्चा करेंगे, गहरे सिहा रंग पर चर्चा करेंगे। और काले रंग की हम बात करेंगे, जिसे समाज में घृणा, अपमान, निम्नता और अयोग्यता के प्रतीक के रूप में विशेषकर भारत में देखा जाता है। ठीक। तो बने रहिएगा, आज की स्ट्रीम बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हम जातिवाद के एक और प्रकार पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिससे इस देश की बहुत बड़ी आबादी पीड़ित है, दुखी है, तकलीफ है और इसका कोई निराकरण भी नहीं है। अक्सर ऐसे बहुत महीन से जातिवाद के प्रकार पर चर्चाएं नहीं होती। ठीक। तो आज हम इसी तरह के एक ऐसे विषय को आपके सामने रख रहे हैं, जो सामान्यतः ऊपर से देखने पर बड़ा ही साधारण सा विषय नजर आता है। ऐसा लगता है इसमें है क्या। ठीक है, तो चलिए हम इसे ही थोड़ा सा देखते हैं, इसमें आखिर है क्या। क्या काले रंग में कुछ भी नहीं है? ठीक। और अगर कुछ भी नहीं है तो इसे लेके लोग इतने संजीदा क्यों हैं? कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग अपने काले रंग ना होने के कारण खुश क्यों हैं? ठीक। तो चलिए, आज की स्ट्रीम बड़े ही एक नाजुक से विषय पर है और बड़ी आबादी जो इससे पीड़ित है वो शायद इसे कनेक्ट भी कर पाए। ठीक। चलिए, तो प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये आखिर पूरा मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और अब ये जो बात निकली है तो ये कितनी दूर तक जा सकती है। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है आपके साथ, मैंने शेयर किया। इसके माध्यम से हम थोड़ा इस सिहा, गहरे काले रंग के घटनाक्रम को हम देखते हैं। ठीक। चलिए दर्शकों, तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक जातिवादी देश है जहां समाज निश्चित जातियों में बटा हुआ है। कुछ जातियां क्या बोलते हैं, सवर्ण हैं, तो कुछ जातियां अवर्ण हैं। ठीक है। ठीक। और जो अवर्ण जातियां हैं उनका काम जो है, निम्नतम काम उन्हें दिए गए हैं और जो है उन्हें अपमान और घृणा भोगनी पड़ती है। तो कई प्रकार हैं जातिवाद के, कई प्रकार हैं। ये जातिवाद तरह तरह से होता है, ये कपड़ों से होता है, ये बोलचाल से होता है, ये चिन्हों से होता है, ये भाषा से, वाणी से, तमाम प्रकार से होता है। इस जातिवाद का एक और प्रकार रंग भेद के रूप में भी है। रंगों के रूप में भी जातिवाद हमें देखने को मिलता है। ठीक। तो हम जातिवाद के एक और बड़े महीन विशिष्ट प्रकार रंग भेद को यहाँ पे चर्चा में लाने वाले, विशेषकर गोरे बनाम काले रंग के जो भेद है, जो कि भारतीय समाज में बड़ी गहराई से समाया हुआ है, इसे आपके सामने यहाँ पर चर्चाओं में लाएंगे। और देखिए, ये मामला बड़ा नाजुक है। ठीक है, बेहद नाजुक मामला है। इसलिए नाजुक मामला है कि वो लोग जो जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग सवर्ण होते हैं, वो जाति की उच्चता का लाभ उठाते हैं, वो कभी इस चीज को समझ ही नहीं सकते कि जो अवर्ण हैं, निम्न हैं, शूद्र हैं, वो आखिर क्या महसूस करते हैं। कभी नहीं समझ सकते। ठीक है। और इसी प्रकार जो लोग समाज में गोरे हैं, जो खुद को गोरा समझते हैं, जिन्हें समाज गोरा समझता है, ठीक, भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो गोरे हैं, जिनका कलर थोड़ा सा फेयर है, वो कभी इस बात समझ ही नहीं सकते कि समाज में जो जिनका रंग थोड़ा सिहा है, गहरा है, वो क्या महसूस करते हैं अपने रंग को लेकर। जो समाज में भेदभाव है उसको लेकर वो क्या महसूस करते हैं, और उनके लिए वो एक जीवन भर की, जिसे कहते हैं, कष्ट होता है, तकलीफ होता है। सिहा, काला रंग,
एक जीवन भर का अपमान है, समाज ने उसे इसी प्रकार से स्थापित किया है। और जो लोग सिहा रंग के हैं उन्हें वो जीवन भर के कष्ट और दुख, तकलीफ और दुख के रूप में रहता है। और इसमें भी सबसे बड़ा दुख है कि अगर आप जाति को देखें तो चलिए ये तो एक सामाजिक पहचान है। वो जो रंग होता है ना, त्वचा का रंग, जो सिहा गहरा काला होता है, जो जीवन भर चिपका रहता है व्यक्ति के शरीर से, और वो अप्रत्यक्ष रूप से उसके मैं स्वयं स्वयं से भी चिपका रहता है, उसे हर पल निम्नतर, कमतर और हीन होने का एहसास कराता रहता है। ये दुनिया का सबसे घृणित और तकलीफदायक एहसास है। ठीक, जो सिहा हैं, काले हैं, वो इसे महसूस कर सकते हैं। जो क्या बोलते हैं, उजले हैं, वो शायद इस चीज को महसूस ना कर पाए कि काले सिहा होने का दर्द क्या होता है। ठीक, और विशेषकर अपनी त्वचा का रंग जो चिपका हुआ है, वो जब समाज में घृणा का प्रतीक हो तो इससे कितनी तकलीफ होती है, और ये जीवन भर के दर्द हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इससे छूटा जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। ये वो दर्द है जो जीवन भर लोग भोगते हैं। तो हम दर्शकों आज काले रंग पर चर्चा करेंगे, और विशेषकर काला रंग जो है ये समाज में अपमान, घृणा, निम्नता का प्रतीक है। काला रंग जातिवाद से भी संबंधित है। निम्न जातियों को सामान्यतः एक अवधारणा है कि जो काले रंग के लोग हैं ये निम्न जाति के होंगे, शूद्र होंगे, निम्नतर होंगे। ठीक, ये भी एक बड़ी मानसिकता समाज में काम करती है, विशेषकर क्या बोलते हैं, निम्न जातियों के लिए। ठीक, ठीक है। तो काले रंग को लेके बड़ी सारी समस्याएं इस देश में हैं, और अगर आप इस काले रंग को देखें तो मतलब रंगी तो है, ठीक है, तो रंगी, पर इस रंग की, इस सिहा रंग की, काले रंग की एक सच्चाई ये भी है कि देखिए कोई भी अछूता नहीं है इससे, काले रंग से कोई भी अछूता नहीं है इस गहरे काले रंग से। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से काला है तो कोई अंदर से काला है। बाहर से काले लोगों से तो समस्या नहीं होनी चाहिए, जो अंदर से काले हैं, मन से काले हैं, जिनके विचार मलिन हैं, समस्याएं उनसे होनी चाहिए। पर यहाँ पर स्थितियां बेहद उल्टी हैं। समस्याएं मलिन विचार वाले लोगों से नहीं है, समस्याएं काली त्वचा के रंग वाले लोगों से हैं। ठीक, तो ये बड़ा दुखद है, बड़ा तकलीफदायक है, और हम बड़े इस नाजुक से मामले को यहाँ पर चर्चाओं में रख रहे हैं। मैं मतलब क्या ही उम्मीद करूं कि कितने लोग इस मुद्दे से कनेक्ट होंगे और कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे। बेहद मुश्किल है। जैसे जातिवाद को सवर्णों को समझाना मुश्किल है, वैसे ही उजले लोगों को क्या बोलते हैं, सिहा लोगों के दर्द को समझा पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा जीवन भर का एक कष्ट होता है, जीवन भर का दर्द होता है। ठीक, चलिए तो हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस बार काले रंग की जो बहस है ये किसी शूद्र से नहीं शुरू हुई, ये कोई निम्न से शुरू नहीं हुई, ये समाज के उच्च स्थिति पर बैठी एक महिला से शुरू हुई। ठीक, ये बहस इस समय जो ट्विटर, फेसबुक सब जगह चल निकली है, इस बहस की जन्मदाता है इस समय ये हैं केरल की चीफ सेक्रेटरी हैं शारदा मुरलीधरन, और इन्होंने काले रंग को लेके कुछ ट्वीट किए हुए हैं, उससे ये बहस शुरू हो गई है। और ये चीफ सेक्रेटरी हैं, आप समझिए बात को कि ये केरल राज्य के सबसे बड़े पद पर हैं। ठीक है, ये स्थिति है। तो मामला क्या है कि शारदा मुरलीधरन है, ये केरल की चीफ सेक्रेटरी हैं, और इनके साथ भेदभाव हुआ है। इन्होंने कुछ ट्वीट वगैरह किए अपने स्किन के कलर को लेके, इनके साथ कुछ टीका टिप्पणी की गई है, उस पर हम आते हैं। पहले थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता देता हूं कि मामला क्या है। ठीक है, तो मामला यह है कि भाई शारदा मुरलीधरन जो हैं, ये इससे पहले इनके पति जो थे वो केरल के चीफ सेक्रेटरी थे, उसके बाद ये पद इन्हें मिल गया। ऐसा भारत में पहली बार हुआ कि पति के चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के बाद पत्नी को ये पद दे दिया जाए, और दे दिया जाए मतलब योग्यता से मिला हुआ है, आईएएस है, कोई वैसी स्थिति नहीं है कि कोई जुगाड़ सेटिंग से मिला हुआ है। काफी मृदभाषी हैं, काफी शांत महिला हैं, इनके उच्च आचरण के लिए नहीं जाना जाता है, और सभी लोग इनके कामों की तारीफ करते हैं। ये कई महत्वपूर्ण विभागों से जुड़ी रही, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति जनजाति विकास, तमाम सारे क्षेत्रों में इनका काम की बड़ी तारीफ की जाती है। ठीक, अब ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए, ये शारदा मुरलीधरन है, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, ये अपने पति की जगह पे इन्हें वो जगह मिली हुई है, और इन्होंने अभी कुछ समय पहले ये पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
कि इनसे ये कहा गया कि मुख्य सचिव के रूप में अपने कार्यकाल पर देखिए, वो कहती हैं कि कल मैंने एक दिलचस्प टिप्पणी सुनी कि यह कार्यकाल उतना ही काला था जितना मेरे पति सफेद हैं। ठीक। और मुझे अपने कालेपन को स्वीकार करने की जरूरत है। तो इतने बड़े पद पर बैठी महिला है, इनके साथ ये कहा गया कि इनका कार्यकाल उतना ही काला था, मतलब इनके काले रंग जैसा, जितने इनके पति सफेद थे, उनका कार्यकाल सफेद था। और ये जो चीज है, इतने बड़े पद पर बैठे इस महिला को शायद चुभ गई होगी, या उनके जीवन भर का दर्द होगा जो इस घटनाक्रम से उभर कर सामने आ गया होगा। और उन्होंने फिर इससे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना उनके साथ हुई है। और तभी से ये मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। कल से ये बड़े पैमाने पे इस मुद्दे पे चर्चा परिचर्चा चल रही है। एक ऐसा बड़ा महीन सा मुद्दा जिस पर ये असलियत में जातिवाद है, ये नस्ल भेद तो है ही है, जातिवाद का एक प्रकार भी है। ऐसे मुद्दों पे भारत में सामान्यतः चर्चा ही नहीं होती। ऐसा कहिए कि एक समाज के रूप में शायद हम इतने विकसित ही नहीं हुए कि हम इतने महीन मुद्दों पे चर्चा करें, रंग भेद पे चर्चा करें। हमारे सामने भेदभाव के इतने प्रकार हैं कि पानी पीने को लेके और तमाम सारे खाने पीने को लेके इतनी पहले ही भेदभाव के प्रकार हैं कि ये बड़ा महीन सा मुद्दा जो रंग का है, इस पर सामान्यतः समाज ध्यान ही नहीं देता और लोग शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि जातिवाद की तरह इसका भी इतना सामान्यकरण हो चुका है कि जैसे लोगों ने मान लिया है कि जो व्यवस्था है उसमें अगर वो जातिवाद में निम्न है तो वही है और उन्हें उसी के साथ जीना है। ऐसे ही सिहा रंग के लोगों को शुरू से सिखा दिया जाता है कि भाई आपको फप्तियां सहनी है, अपने रंग को लेकर टॉर्चर सहने हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते रहेंगे और बस यही है, इसका विरोध नहीं करना है, जो कुछ है जैसा वैसा। विशेषकर महिलाओं के लिए तो काफी दुखदायक और तकलीफदायक स्थितियां रंग को लेकर होती है पुरुषों की तुलना में। ठीक है। अब देखिए, ये पूरा जब मामला होता है तो इसको लेकर चर्चा होती है बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, तो ऑब्वियसली ऐसे डेलिकेट मुद्दों पे चर्चा होती है। भले ही भारतीय समाज अभी इतना सुचितापूर्ण नहीं हुआ कि वो इतने गंभीर मुद्दों पे चर्चा करे, लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां ऐसे मुद्दों पे चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो अब इस पर सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हो गई और बीबीसी ये लिखता है कि देखिए, वरिष्ठ पत्रकार एमजी राधाकृष्णन ने, देखिए बीबीसी को इनकी बात होती है और वो बताते हैं कि भाई जो शारदा मुरलीधरन है, ये काफी मृदभाषी हैं, अच्छी महिलाएं हैं, शांत हैं। निश्चित रूप से उन्हें धक्का लगा होगा जब उनसे ऐसा कुछ कहा गया होगा और तभी उन्होंने इतनी प्रतिक्रिया की है, नहीं तो वो सामान्यतः प्रतिक्रियाएं नहीं करती हैं, कोई छोटे मोटे मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं नहीं करती। ठीक, ये भी है। फिर शारदा मुरलीधरन है, ये अपने पोस्ट में ये भी लिखती हैं कि जब वो 4 साल की थी तब वो कहती हैं कि मैंने अपनी माँ से पूछा था क्या वो मुझे फिर से गर्भ में रख सकती है और काले से गोरा और खूबसूरत बना सकती है। ठीक है। और वो कहती हैं कि मैं 50 सालों से इस नैरेटिव के नीचे दबा हुआ जीवन व्यतीत कर रही हूँ कि काला ना होना अच्छा होता है, कि काले रंग ने सुंदरता का मूल्य नहीं है और इसकी भरपाई किसी न किसी तरह से तरह की करनी ही थी। ठीक। तो ये उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, उन्हें जीवन भर से काले रंग को लेकर उन्हें काफी हीनता सहनी पड़ी है, जो कि एक स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं। हमारा समाज काले लोगों के साथ, विशेषकर कोई महिला काली हो तो उसके लिए तो जीवन बहुत मुश्किल होता है। ठीक, ये बड़ी समस्या है। ये बड़ी रंग को लेके भारतीयों में बड़े गहरे रुझान है और कुछ रंग उन्हें पसंद हैं और कुछ रंग बड़े ही खराब माने जाते हैं। जैसे केवल पैदाइश के आधार पर किसी को निम्न जाति, शूद्र और गंदा मान लिया जाता है, ऐसे ही पैदाइश के रंग के आधार पर यह समाज कुछ लोगों को निम्न, खराब और क्या बोलते हैं, गंदा मानता है, भले ही उनके अंदर कितनी भी योग्यता क्यों ना हो। ठीक। आगे वो कहती हैं कि मैं इस खास बात को क्यों कहना चाहती हूँ कि मैं आहत हुई हूँ। हाँ, लेकिन पिछले 7 महीनों में पूर्ववर्ती यानी उनके पति के साथ उनकी तुलना का सिलसिला लगातार जारी रहा है और मैं इसकी काफी आदी हो चुकी हूँ। तो एक महिला के रूप में उनकी तुलना भी की जा रही है, उनके रंग के लिए उनके पति से तुलना की जा रही है। अब बताइए ये कौन सा लॉजिक है? ये काले होने का लेबल चस्पा किया जाने के बारे में था। ठीक है, जैसा कि ये कोई शर्म की बात है। काला सिर्फ एक रंग नहीं है, बल्कि काला
कभी अच्छा नहीं करता, काला एक वर्ग से जुड़ी हुई समस्या है, एक हृदयहीन निरंकुशता है और गहरा अंधकार है। ठीक, वो इस तरह से इसे व्यक्त कर रही हैं। आगे वो कहती हैं कि लिखिए, लेकिन काले रंग को क्यों बदनाम किया जाना चाहिए? काला रंग ब्रह्मांड का सर्वोपरि सत्य है। काला रंग ऐसा है जिससे किसी भी चीज को अवशोषित कर सकता है और मानव सभ्यता की ज्ञात ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली प्रभाव है। ये ऐसा रंग है जो हर रंग जगह काम करता है। ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, ये उनकी मन की व्यथा है, उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पे लिखी और पत्रकारों को बताई। वो कहती हैं कि जब वो 4 साल की थीं, तभी से वो अपनी माँ से कहती थीं कि उन्हें वापस गर्भ में रख ले और गोरा और खूबसूरत बना दे। तो ये बच्चों में हम देखते हैं कि समाज में बच्चों तक में रंग को लेके हीनता और तमाम विचार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अ, आगे वो कहती हैं कि अपने बचपन तक यही मानती रही हैं कि अपनी ब्लैक विरासत का महिमामंडन किसने किया, किसने वहां सुंदरता देखी जहां मुझे नहीं दिखती थी, किसने सोचा कि काला शानदार रंग है, किसने मुझे यह देखने में मदद की। ये सारी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखी है। और वो ये भी कहती हैं कि आखिर काले रंग के साथ दिक्कत क्या है। ठीक है, क्या ये सच्चाई ना होकर महज धारणा अधिक नहीं है? ये स्वीकार करना अहम है कि कालापन ऐसी चीज है जो मूल्यवान और सुंदर है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे सही समय है कि मैं इसे लेकर रक्षात्मक महसूस ना करूं कि मैं एक महिला हूं या ब्लैक हूं। समय आ गया है कि मैं इन दोनों चीजों को स्वीकार करूं और मजबूती के साथ सामने आ जाऊं। ठीक, शायद जीवन भर से काले रंग को लेके जो भी उनके साथ हुआ, एंड में अब वो इस चीज को लेकर डिफेंसिव नहीं रहना चाहती और सोशल मीडिया पे खुलकर इस पे बात करना चाह रही थी। शशि थरूर ने भी उन्हें शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, आपने खुलकर बात रखी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं कविता कृष्णन। ठीक, और ये फियरलेस लेडी एक फेमिनिस्ट हैं और ये कहती हैं इसको लेकर कि ये जो पूरा मामला है काले रंग का, भारत में रंग के मुद्दे का संबंध अंग्रेज या आजादी से नहीं है बल्कि जाति से जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि जिसका रंग ज्यादा काला है, काले की तरह है, वो एक तरह से मेहनत करने वाला वर्ग है। उसमें जो सबसे उत्पीड़ित लोग हैं, दलित हैं, उनका रंग वैसा होता है जो अभिजात वर्ग या उसके रंग सफेद होता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी मान्यता है इस देश में। काले रंग के लोग दलित या शूद्र होते हैं। ठीक है, ये नहीं, देखिए हैं ये, इसमें मैं नहीं कहता कि नहीं है। ठीक है, जो मेहनत कश लोग होते हैं वो काले हो जाते हैं और ये अवधारणा भी बन गई है कि वो शूद्र दलित लोग हैं वो काले रंग के हैं और जो अब उच्च जाति वर्ण के लोग हैं वो श्वेत रंग के हैं। और कुछ सच्चाई भी है और कुछ इसमें अवधारणा भी है। अगर हैं भी काले और गोरे का कोई भेद भी है तो मुझे लगता है रंग के आधार पे इस तरह से लोगों को कैटेगराइज करना और ये जातिवाद के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना, ये बेहद खतरनाक है, बेहद दुखदाई है। ठीक है, और इस तरह से चीज़ों को देखना भी बड़ा तकलीफदायक है समाज के किसी वर्ग के लिए। जिसका रंग स्याह है उसके लिए तो बहुत ही तकलीफ है। ठीक, आगे वो लिखती हैं कि खासकर महिलाओं को उनके रंग के हिसाब से देखा जाना ये चलता आ रहा है और ये सामान्य है। इसके खिलाफ समाज में जो आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। भारत में अमेरिका यूरोप की तरह ब्लैक लाइफ मैटर्स ऐसे कोई आंदोलन नहीं हुए, या ये कहीं हम विकास के क्रम में एक समाज के रूप में अभी वहां पहुंचे ही नहीं है कि हम भेदभाव के इस बेहद महीन प्रकार रंग भेद के विरोध के लिए कोई आंदोलन चलाएं। ठीक, हमारे पास अभी बहुत छोटे छोटे बड़े मुद्दे हैं, पानी पीना वगैरह। रंग भेदभाव का एक प्रकार है, लेकिन ये आएगा समाज में कभी जब हम उस स्तर पे विकसित हो जाएंगे, तब जातिवाद के इस प्रकार का भी शायद समाज में किसी दिन आंदोलन से विरोध हो। कविता कृष्णन के मुताबिक ये भेदभाव महिलाओं की आपस में जो एकता है उसे तोड़ने के लिए भी है। और आगे वो कहती हैं कि ये संदेश दिया जाता है कि अगर आपका रंग सफेद है तो आपको ज्यादा प्रिविलेज मिलेंगे। रंग सफेद करने के लिए आप फेयरनेस क्रीम लगाइए। और जब मैं युवा थी तब एक टीवी में विज्ञापन दिखता था जिसमें एक युवती, लड़की को रिसेप्शनिस्ट की नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका रंग सफेद नहीं था। ऐसे ऐड आपको दिख जाएंगे, मतलब खुलेआम जातिवाद रंग भेद वाले ऐड आपको सिर्फ भारत में मिलेंगे। अमेरिका यूरोप में ऐसा करके दिखा दें
इन कंपनियों की नकेलें कस जाएंगी, यहीं मिलेगा आपको केवल भारत में, ठीक। क्योंकि समाज इस चीज को स्वीकारता है। ये व्यक्ति के भीतर के आत्मविश्वास की कमी पैदा कर देता है। आप खुद को टुकड़ों में बटा हुआ महसूस करते हैं। कमतर महसूस करने का ये तरीका है, कराने का एक तरीका है। अगर रंग नहीं तो कुछ और है। शरीर की बनावट या फिर बालों का वजन के आधार पर अलग नजरिए से देखा जाता है। इस सब के पीछे महिलाओं को चीज की तरह देखने की जो सोच है, ये वही हावी हो जाती है कि महिला भी खुद को एक चीज के रूप में ही देखने लगती है। मतलब समाज ने जो पैमाने महिलाओं के लिए स्थापित कर दिए, धीरे धीरे महिलाएं खुद भी अपने आप को वैसे ही देखने लगती हैं। ठीक है, गोरे होने का प्रयास करना, सुंदर आकर्षक बन के रहना, ठीक है, और विशेषण बन के रहना। मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि महिलाएं क्या बोलते हैं, संज्ञा बने, विशेषण नहीं। अब महिलाओं को विशेषण बनने की ट्रेनिंग तो इस समाज ने ही दे के रखी हुई है। वो क्या बने, मतलब उन्हें ट्रेंड ही ऐसे किया है कि तुम्हें सज सबर के, गोरे चमकीले, हमेशा रेडी टू स्थिति में रहना है, ठीक है, ताकि पुरुषों को असहज महसूस ना हो, उन्हें हमेशा अच्छा लगे, ठीक। तो सिस्टम ही आपका ऐसा है, उसमें महिलाओं की गलती थोड़ी है। हम महिलाओं को इसी रूप में अपेक्षित करते हैं समाज के रूप में कि वो बिल्कुल रेडीमेड तैयार बनी रहे हमेशा, चाहे सुबह 4 बजे हो, 5 बजे हो, वो फाइन मेकअप में फुल क्या बोलते हैं तैयार स्थिति में रहें, ठीक है। क्योंकि समाज को सजी सबरी, सुंदर, आकर्षक दिखती महिलाएं ही देखना पसंद है। और एक महिला पे हमेशा बचपन से दबाव रहता है, बच्ची पे, कि वो ऐसी रहे। नहीं रहेगी तो फिर उसके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये खुद महिलाओं के लिए भी ये चीजें समाज ने ही स्थापित की हुई है, ठीक। आगे देखिए, हम देखते हैं आगे। हाँ, आगे आगे देखिए। क्या ये उनके रंग से जुड़ा कोई मुद्दा है, या इस पर इसलिए सबसे अधिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि वह एक महिला है और बहुत से लोगों को महिला बॉस पसंद नहीं। ये भी एक बड़ी अवधारणा है। एक तो महिला, ऊपर से अश्वेत रंग की, ठीक है, ये भी है, ऊपर से आईएएस, तो मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन कभी लोगों को पसंद नहीं आते ना। महिलाएं या योग्यतावान नहीं होती, तो बड़ा एक वर्ग है जो बॉस के रूप में उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अभी भी पुरुषों को भारत में महिला बॉस एक्सेप्ट करने में बड़ी असहजता होती है, बड़ी तकलीफ होती है। ऊपर से काले रंग की कोई महिला हो तो फिर वो तो डबल हो जाएगी, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि काले रंग के लोगों में दिमाग नहीं होता, योग्यता नहीं होती, तमाम सारी धारणाएं वहां पहले से मौजूद हैं, ठीक। और फिर परेशानी बढ़ती चली जाती। आगे देखिए, ठीक है। हाँ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज में फेमिनिस्ट रिसर्चर हैं प्रोफेसर जे देविका। उनके सामने भी सवाल रखा बीबीसी ने। वो कहती हैं कि दोनों ही बातें हो सकती हैं, दोनों के साथ धारणा जुड़ी है। काले रंग की महिलाओं को कम सक्षम माना जाता है, जबकि गोरे पुरुषों को अधिक सक्षम समाज में माना जाता है। अगर आप वाकई ब्लैक की गरिमा देखना, ये सब बातें उन्होंने देविका जी ने की हुई हैं। आगे वो देखिए, एम राधा कृष्णन जी हैं, वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। ये कहते हैं कि कलर सबसे आगे है, और फिर वह एक महिला भी हैं, लेकिन ये भारतीय संस्कृति में कोई नई बात नहीं है। केरल इससे अलग नहीं है। गोरों का गुलाम रहते हुए हमने रंग को शक्ति, दबदबे और वर्चस्व के उस हर चीज से जोड़ दिया है जो अच्छा और रंगभेद राष्ट्रीय अवधारणा है, ठीक। मेरे ख्याल से अंग्रेजों से इससे कुछ लेना देना नहीं है। रंगों को लेके भारतीयों के आकर्षण बड़े पुराने हैं। आप इनके धर्म ग्रंथ भी पढ़ लीजिए, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहां भी आपको रंगों की महिमाओं के मंडन होते दिख जाएंगे। श्वेत गोरी महिलाओं के विशेष महिमा मंडन होते, कांति में चमकती हुई महिलाओं के महिमा मंडन होते दिख जाएंगे। और धर्म ग्रंथों की एक और बड़ी अजीब सच्चाई है कि भगवान तो काले हैं, कृष्ण काले हैं, राम नीले या श्याम वर्ण के बताए जाते हैं। उसके बाद आपके ये जो आपके शिव हैं वो काले बताए जाते हैं, लेकिन देवियां सारी उजली हैं, वो काली नहीं है, ठीक। तो महिलाएं तो सब चाहिए। तो ये आपको एक बड़ी अवधारणा मिल जाएगी कि देखिए हमारे यहाँ तो देखिए काले गोरे का भेद ही नहीं, भगवान भी काले थे। हाँ, भगवान पुरुष काले होंगे ना, लेकिन देवियां सारी गोरी हैं, आकर्षक हैं, ठीक। तो मुद्दा महिलाओं पे आके ज्यादा टिक जाता है कि रंग के सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाएं झेलती हैं भारत में, ठीक। पुरुषों को इससे समस्या तो होती है, लेकिन कम होती है, ठीक। लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। उन्हें जीवन भर का, जिसे कहते हैं कि भाई एक
अपयश हो जाता है और उन्हें जीवन भर की समस्या खड़ी हो जाती है। उनका जीवन, पूरी जीवन खुद को गोरे दिखाने, फेयरनेस क्रीम, साफ सुथरे चेहरा चमकाने, उसी में बीत जाता है। ठीक। और उसके बावजूद भी अपमान तो उन्हें भोगना ही पड़ता है जीवन में। ठीक। ये भी बड़ी समस्या। आगे देख लीजिए। आगे देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर इस तरह के शीर्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति इस पर बात नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के शीर्ष पदों पर रहने वाले अधिकांश लोग आमतौर पर ऊंची जात से संबंधित होते हैं। ठीक। दर्शकों, आपको ये शिकायत ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से नहीं मिलेगी कि उनके साथ रंग भेद हो गया, किसी ने उन्हें काला कह दिया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ऊंची जात के लोग वहां बैठे रहते हैं और भारतीय व्यवस्था में ज्यादातर ऊंची जात के लोग उजले रंग के हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि मेहनत कश समाज से वो नहीं आते हैं, अपवादों को छोड़कर। ठीक। और ये शिकायतें नहीं मिलेंगी। बहुत कम ही ऊंचे पदों पर बैठे लोग सामान्यतः अपने साथ हुए भेदभाव के बारे में खुलकर बोलते हैं। इसलिए शारदा मुरलीधरन का बोलना ये बड़े आप में एक्सेप्शन है, क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो भी जाता है तो चुप ही रह जाते हैं। ठीक। आगे देखिए, ये बहुत कम होता है कि हम पिछड़े समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को इन ऊंचे पदों पर देखें। अगर वे ऐसी बात करते भी हैं तो खुलकर नहीं करते। ठीक। ये भी होता है। आगे देखिए। हाँ, शशि थरूर हैं, उन्होंने शारदा जो मुरलीधरन है उनके आवाज उठाने के लिए उन्हें शाबाशी दी हुई है कि चलिए, उन्होंने आखिरकार इस बड़े मुद्दे को बड़े मंच से उठाया, क्योंकि बाकी बड़े लोग जो अश्वेत भी हैं, काले भी हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती समाज में अपने इस सच्चाई के विरुद्ध लड़ने की, कि उनके साथ काले होने के कारण रंग भेद होता है, लोग उनके साथ अपमान करते हैं। लड़ने की हिम्मत नहीं होती, बोलने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें लगता है उन्हें और अपमानित किया जाएगा। तो ये मतलब इतने बड़े पद से इस तरह की बात हम पहली बार सुन रहे हैं। कमजोर लोगों से तो हम सुनते ही आए कि उनके रंग के कारण उन्हें परेशानी होती है, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे लोग वो ज्यादा शिकायतें नहीं करते, वो डरते हैं इस बात को लेके। तो बहुत एक्सेप्शन मामला है। इतने बड़े पद से महिला खुद के साथ हो रहे रंग भेद का विरोध कर रही है, क्योंकि समाज में इस तरह की मुद्दों पे लड़ना, वो अपने आप में उसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। ठीक है। आगे देखिए। ठीक। रंग भेद के मामले यहाँ पे नए नहीं हैं। भारत एक जातिवादी समाज है, इसमें जातिवाद के सभी प्रकार आपको देखने को मिल जाएंगे, रंग भेद का भी मिल जाएगा। हरभजन सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, क्रिकेटर हैं, इन पर भी रंग भेद करने के, नस्ली टिप्पणी करने के आरोप लग चुके हैं। एक मैच के दौरान इन्होंने अपने दूसरे खिलाड़ी जॉफ आर्चर था, उसे काली टैक्सी की संज्ञा दे दी थी। अब आप देखिए, मतलब लॉजिक देखिए, काली टैक्सी की संज्ञा दे चुके हैं। ठीक। इसी तरह से आप देखिए, जो बुमराह हैं, खिलाड़ी एक और हैं, उन पर भी ऑस्ट्रेलिया में नस्ली टिप्पणी हो चुकी हैं, उनके रंग को लेकर अपमान हो चुके हैं। और मजेदार बात देखिए कि रंग भेद का विरोध करने के लिए भी रंग भेद कर देते हैं भारत के लोग। वो इतने भोले हैं कि बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने ये रंग भेद का विरोध करने के लिए एक बयान दिया और उसमें भी रंग भेद हो गया। देख लीजिए, तो बीजेपी के सांसद हैं तरुण विजय। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मीडिया में एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीयों को नस्ल भेदी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के साथ रहते हैं। मतलब ये हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि रंग भेद का विरोध करने के लिए भी रंग भेद की एग्जाम्पल है ये। भारत के लोग नस्ल भेदी नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों के साथ रहते हैं, मतलब दक्षिण भारत के लोग काले। मतलब ये नॉर्थ इंडियन का परसेप्शन बड़ा गजब का है कि साउथ इंडिया में सारे काले लोग रहते हैं। पता नहीं, मतलब शायद गए भी नहीं होंगे, पता नहीं, टीवी वी पे उन्होंने देख लिया होगा, कुछ समझ लिया होगा। पर ज्यादातर नॉर्थ इंडियनों को ऐसा लगता है कि साउथ में सारे काले लोग रहते हैं। ठीक। अब ये कितना सच है या कितना झूठ है, पर रंग भेद का विरोध करने के लिए भाई यहाँ पे भाजपाई, ये जो नेता है, ये तो बड़ा रंग भेद की उदाहरण दे रहा है। ठीक। कि साउथ इंडिया के लोग कालों के साथ रह रहे हैं, इसलिए हम रंग भेदी नहीं है। ये कौन सा लॉजिक हो गया? ठीक। अजीब स्थिति है। तो हम भारत के लोग इतने भोले हैं कि वो रंग भेद का विरोध करने के लिए भी रंग भेदी उदाहरण दे रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से रंग भेद को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये बड़ा गजब की स्थिति है। और रंग भेद की स्थिति को लेके अगर हम थोड़ा सा और सर्च करें तो हमें कुछ और मिलता है। एक उदाहरण मिलता है उस महिला का जिसने रोहित वेमुला की हत्या के बाद जातिवाद का विरोध करने के लिए लगभग 125 दिनों तक खुद को
काले रंग में रंग के पब्लिक अपीयरेंस यानी लोगों के सामने जाके दिखाया था और उद्देश्य ये था कि जातिवादियों के रंग भेद करने वालों का विरोध करना। ठीक, हम देखिए ये एग्जाम्पल और आपको देते हैं। ठीक है, ये महिला है, दक्षिण भारत की महिला है और कथित रूप से नीची जाति वाले दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता का विरोध में चेहरा और शरीर काला रंग इन्होंने रंग लिया था। ठीक है, और ये कोच्चि की रहने वाली है, इनका नाम जया है, जया पीएस है और कला यानी स्नातकोत्तर की ये छात्र थी तब, और ये अपने आप को रंग कर, काला रंग कर पब्लिक अपीयरेंस करती थी। बताया जाता है कि रोहित वेमुला की जब हत्या हुई थी, रोहित वेमुला की मौत के बाद इन्होंने निश्चित किया था कि वही इस चीज का विरोध करेंगी और खुद को काले रंग में रंग कर यानी जातिवाद का विरोध के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगी। तो ये पूरे 125 दिनों तक काले रंग में खुद को रंग कर लोगों के सामने गई और इन्होंने जो वहां पे महसूस किया, इसकी एक लंबा इन्होंने आर्टिकल लिखा, तमाम सारे अपने रंग भेद लोगों के कैसे हैं ये बताया। ये है नहीं, ये खुद को काला रंग के लोगों के सामने जाती हैं। तमाम सारे इन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन्होंने बताया कि लोग काले रंग को लेकर बहुत ही हिकारत की नजरों से देखते हैं। खुद को काला बना के जब जाती थी तो बड़े हे दृष्टि से इन्हें देखा जाता था। ये भी बताती हैं कि भाई देखिए, जाति को रंग के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो कुछ भी काला है उसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। खुद को काले रंग में रंग देने के बाद मैंने इस भेदभाव को महसूस किया। ये उसे महसूस करना चाहती थी कि कैसे होता है। आगे देखिए, वो ये भी बताती हैं कि वो खुद को काला रंग के जब लोगों के पास जाती थी तो कई एग्जाम्पल हैं। उन्होंने बताया कि एक बार तो बस में जा रही थी तो एक महिला उन्हें देखकर चिल्ला पड़ी और उन्हें पूतना कह दिया था। ठीक है, एक महिला तो इतनी ज्यादा इससे गुस्सा हो गई काली महिला को देख के कि उसने इन्हें पूतना ही कह दिया था। अब बताए, मतलब पूतना का और काले रंग का क्या लॉजिक है? ठीक, कौन से धर्म ग्रंथ पे लिखा है कि पूतना काली थी? मेरे ख्याल से कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब बस क्योंकि काले रंग से घृणा है तो आपने कुछ राक्षसियों के चित्रण कर लिया कि पूतना शायद काली होगी। अब पूतना के वक्ष वक्ष काट दिए थे भगवान ने, वो चित्रण नहीं किया। ठीक, तो ये किस स्तर की सोच है आप समझ सकते हैं। और इन्होंने इसका विरोध किया हुआ है लगभग 125 दिनों तक लगातार इन्होंने काला रंग रंग के इस पूरे रंग भेद और जातिवाद के विरोध के रूप में अपना प्रदर्शन किया हुआ था। ठीक, इसके बाद हम रंग भेद के कुछ और उदाहरणों को देखते हैं, विशेषकर तब जब अमेरिका में एक काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी, फ्लॉयड की, और तो उसके बाद कुछ घटनाएं छपती रही लगातार। और ये जो खबर है ये दैनिक भास्कर की है, ये 9/4/25/24 की खबर है, अभी की खबर है। और इसमें बताया गया कि भाई देखिए, गांव में एक कहावत प्रचलित है कि कथरी हो तो सुथरी और बिटिया हो तो उजरी। मतलब कथरी यानी बिछौना साफ होना चाहिए और लड़की गोरी होनी चाहिए। इस तरह की मान्यताएं गांव में चलती रहती हैं। और वो ये बताते हैं कि भाई इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से काली लड़कियों को लेके विशेषकर समाज में बड़ा दुराग्रह रहता है और लड़कियों पर गोरे होने का, सुंदर दिखने का बहुत अधिक दबाव रहता है। और इसमें उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक आदमी ने अपनी 18 महीने की बेटी को जहर देकर मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रंग सांवला था। ठीक है, जब बच्ची पैदा हुई थी तो उसका रंग बहुत दबा हुआ था और पहले तो पति ने लड़की पैदा होने को से दुखी था, लेकिन जब ये जाना तो वह आपा ही खो बैठा कि पैदा हुई लड़की का रंग काला है। ठीक है, उसने बच्ची को गोद में नहीं लिया, कभी प्यार से नहीं खिलाया, हमेशा दुत्कारता रहा और काली होने का ताना देता रहा। और फिर मौका मिलने पर एक दिन जहर देकर उस बच्ची को मार दिया। ठीक, हम अमेरिका में काले व्यक्ति की छाती पर एक गोरे व्यक्ति ने पैर रख दिया, इसको लेकर तमाम विरोध किए। और दुखद बात यह कि आज भी मैं कुछ दो कौड़ी के यूट्यूबर हैं जिन्हें 5-5 हजार लोग देखते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि अरे वो जॉर्ज फ्लॉयड के तो बहुत सारे पुलिस केस थे और फलाना क्रिमिनल आदमी था। मतलब काले आदमी से इतनी घृणा है कि उस क्रिमिनल है तो उसी छाती पे पैर रख के मारने को जस्टिफाई किया जा सकता है। ये भारत के यूट्यूबर्स जस्टिफाई करते हैं इस तरह से। ठीक, और अजीब स्थिति अपने देश में देखिए तो ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं जहां काले रंग के कारण या तो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, बच्चियों को मार दिया जाता है। भयानक रूप से जातिवादी नस्लवादी देश है। ठीक, भारत
बहुत अधिक स्तर पे यहाँ पे नस्लवाद का पालन किया जाता है। ये और बात है, इस पे बातें और चर्चाएं बेहद कम होती हैं। अमेरिका, यूरोप तो शायद बहुत पीछे होंगे। आगे देखिए, उस बच्ची को तो पता भी नहीं होगा कि काले और गोरे और कुरूप और सुंदर क्या होता है। उसका जीवन तो शुरू होने से पहले ही यहाँ देखिए जातिवादी व्यवस्था और रंग भेद के कारण खत्म हो गया। ठीक, आगे देखिए, फिर यहाँ पे लिखा जाता है कि मर्दों को गोरी बीवियां चाहिए, लड़कों को गोरी गर्लफ्रेंड चाहिए, बाप को गोरी बेटी चाहिए, सास को गोरी बहू चाहिए, और मैनेजर को नौकरी देने के लिए गोरी रिसेप्शनिस्ट चाहिए, सबको गोरी लड़कियां चाहिए। ठीक है, मगर लड़कियों को क्या चाहिए, ये शायद कभी उनसे पूछा ही नहीं जाता। ये भी लिखा हुआ है। फिर एक 2014 की गुड़गांव की घटना का उल्लेख है कि 29 साल की महिला ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसे रंग को लेकर उसके पति मजाक उड़ाता था और उसे काली कहकर प्रताड़ित करता था। ठीक है, ये बड़ी आम बात है दर्शकों, भारत में बहुत सामान्य सी चीज है। अगर आप शादी के एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, तो वहां लिखा रहता है गोरी लड़की चाहिए। बेशर्मों की तरह भारतीय समाज के लोग शादी के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जात मांगते हैं, इस जात का लड़का चाहिए, इस जात की लड़की चाहिए और गोरी लड़की चाहिए, साफ लिखते हैं। इससे ज्यादा बेशर्म समाज शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। अमेरिका, यूरोप में लोग रंग भेद करते, लिख के नहीं करते, यहां लिख के किया जाता है। जातिवाद लिख के किया जाता है, रंग भेद लिख के किया जाता है, मैट्रिमोनियल साइट्स में सब चलता है। और उसमें भी दुर्दांत स्थिति ये है कि कोई लड़की अगर काली हो तो उसे ठिकाने लगाने के फिर दो ही तरीके हैं, या तो वो नौकरी करती हो तो उससे कोई शादी कर लेगा। ठीक है, मतलब काला आदमी भी काली लड़कियों से शादी करने से बचता है। ठीक, उसे भी गोरी लड़की चाहिए। और क्या बोलते हैं, कोई लड़की अगर नौकरी ना हो तो फिर उसका पिता बहुत दहेज देकर उस काली लड़की को ठिकाने लगाता है। ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है। ठीक, काली लड़कियां दो ही तरीके से ठिकाने लगाई जाती हैं, या तो पढ़ी लिखी हो जैसे ये शारदा मुरलीधरन थी, या आईएएस बन गई तो चलो इनसे किसी ने शादी कर ली, और नहीं तो दहेज देना पड़ता, तभी काली लड़कियां ठिकाने लगती। और इनसे शादी तो कर लेते आदमी, लेकिन पत्नी भी बना लेते, बच्चे भी पैदा करते, लेकिन जीवन भर इनके काले रंग को लेके इन्हें ताने मारते रहते। ये आपके हमारे सबके घरों में हमें आसपास होता हुआ बड़ी आसानी से दिख जाता है। दहेज के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में काली लड़कियों से शादी तो करके लाते हैं, लेकिन उनका सम्मान कभी नहीं रखा जाता। उन्हें काले होने के ताने जीवन भर दिए जाते हैं। ठीक, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। 2019 में राजस्थान में एक 21 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके पति उससे सांवले रंग को लेकर लगातार प्रताड़ित करता रहता था। ठीक है, और 2019 में झारखंड दुमका में एक 19 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसका रंग सांवला था। क्लास की लड़कियां उसे चढ़ाती थी, घर वालों को भी चिंता रहती थी कि इसे कौन ब्याह कर ले जाएगा। 2022 में गुजरात में एक 25 साल की महिला ने अपने नवजात बच्चे को मारकर खुद आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे काली कहते थे और पति लगातार रंग को लेकर उसकी भद्दी टिप्पणियां किया करता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये घटनाएं उस दुख, शर्म और अपमान और अफसोस के समंदर की 4 बूंदें भी नहीं है जिनमें इस देश की बहुसंख्यक सामंती और मर्दवादी परिवारों की वो लड़कियां सिर से लेकर पांव तक डूबी हुई हैं जो सुंदरता के तथाकथित पैमानों पर फिट नहीं होती। मतलब ये सुंदरता के पैमाने मर्दों ने सेट किए हैं। मतलब कुछ लोग आकर कहते हैं कि महिलाएं खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। अरे भाई, महिलाएं कहाँ खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं? ये पैमाने तो आप ही ने तय किए ना, खांचे आपने बनाए जिसमें एक महिला पर यह दबाव है कि उन खांचों में फिट आ जाए। ठीक है, काली है तो वो फेयरनेस क्रीम लगा लगा कर गोरी हो जाए, चेहरा चमका ले, कुछ भी करे गोरी हो जाए। मोटी है तो उसे एक टाइट फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये खांचा पुरुषों ने तय कर दिया है। मतलब अभी 25-30 साल पहले तक पुरुष मोटी लड़कियों से शादी कर लेते थे, उन्हें परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी 10-20-30 सालों से एक नया पैरामीटर तैयार हो गया दुबली पतली लड़कियों का, तो अब सब लड़कियों को उस पैरामीटर में फिट होना चाहिए। ठीक, ये भी समझिए, गोरे भी रहना है, दुबले पतले भी रहना है, नौकरी भी करनी है लाख 2 लाख की लड़की से, बच्चे भी पैदा करवाने हैं, फिर घर पे रोटी भी बनवानी है, फिर पल्लू दिलवा कर मंदिर में पूजा पाठ भी करवाना है। ठीक है, और फिर आदर्श बहू भी बनना है, पत्नी भी बनना है। तो मतलब सारे दबाव महिलाओं के ऊपर हैं, और फिर 2 कौड़ी के लोग आकर यह कहते हैं लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। ये तो आपने बनाया ना भाई, ये पुरुषों की बनाई व्यवस्था है कि लड़कियों को ऐसे रहना है, और वो वैसे रहने की कोशिश करती हैं तो उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है। ठीक, भाई महिलाओं को
क्या बोलते हैं, संज्ञा बनने की जगह विशेषण बनने की शिक्षा तो इस समाज ने दी है ना। ठीक, इसलिए वो खुद को ऑब्जेक्टिफाई अगर करती दिखती भी हैं, विशेषण बनाती दिखती हैं, तो ये तो उनके दोष नहीं है, समाज के ही दोष है। ठीक, आगे देखिए। हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने अपने नवजात बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो काला था, कुरूप था, या किसी और वजह से अपने लड़के की जान ले ली हो। साबला, कुरूप, बदशक्ल, बदरंग कुछ भी होने पर जान हमेशा लड़की के लिए जाती है। जन्म से पहले और जन्म के बाद तक भी मारा सिर्फ लड़कियों को ही जाता है। ये भी बड़ी अजीब स्थिति है दर्शकों, लड़की काली थी, बच्ची थी, मार दिया। लेकिन अगर लौंडा काला होता ना तो कोई समस्या नहीं थी, वो चल जाएगा, मतलब लड़का काला होगा, उसका बड़ों के नाम कल्लू रख देंगे, लेकिन वो चल जाएगा, वहां कोई परेशानी नहीं। लड़की अगर काली हो गई तो फिर बहुत समस्या है, बहुत दिक्कत है। मतलब इस स्तर पे हम रंग भेदी हैं कि माताएं लड़कियों से कहती हैं बेटा धूप में मत खेल, काली हो जाएगी, तो तेरे से शादी कौन करेगा। ठीक, इस स्तर पे जब आप भयानक रूप से रंग भेदवादी हैं और इसे स्वीकारने भी तैयार नहीं, ये जातिवाद का एक और प्रकार है। ठीक, और कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके दोषी हैं। हम ये सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने करते रहते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि रंग भेद को लेकर कोई हे भावना भारतीयों में है ही नहीं। जातिवाद को लेकर तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई कि यार हमें किसी को जाति को लेकर गाली नहीं देनी है, उसे बुरा लग सकता है। लेकिन रंग भेद एक ऐसी चीज है जिस पर भारतीयों में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। खुलकर हम लोगों को कल्लू, काला, कालियन सब कुछ कहते हैं। ठीक है, किसी का रंग काला हो तो उसको लेकर खुलेआम हम तमाम सारी योग्यता खत्म करके उसे अपमानित करने तैयार हो जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हमारे अंदर ये बोध ही नहीं है कि ये भयानक किस्म का जातिवाद है। रंग के आधार पर, जैसे पैदाइश के आधार पर किसी को नीच मानना और रंग के आधार पर किसी को कमतर मानना, ये भयानक किस्म का भेदभाव। ठीक, और बड़ा तकलीफदायक है। जिसके साथ ये करते हो उसे बहुत तकलीफ होती है इससे। जाति की तो चलिए थोड़ी देर की तकलीफ है, आप सामने वाला, आप जिसने गाली बकी उससे दूसरा अपने घर गया, बात खत्म हो गई। वो रंग की जो गाली है ना, कल्लू या कालिया, वो तो चिपकी हुई ना, उससे हमेशा अपने शरीर को देखकर, चेहरे में अपनी शक्ल देखकर बार बार याद आती रहती है। ठीक, ज्यादातर काले लोग कभी इस मनोदशा से बाहर ही नहीं निकल पाते, वो अपने जीवन में कुछ और बेहतर करने के बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि समाज ने उन्हें पहले ही हीन बना दिया है। वो हीनता से ही लड़ते रहते हैं अपने जीवन भर। ठीक, तो ऐसे करके ये समाज लोगों की योग्यताओं को नष्ट करता रहता है। ठीक, आगे देखिए। ये सिर्फ गोरेपन और सुंदरता के लिए हमारा पागलपन नहीं है, ये पागलपन इस बात का है कि लड़कियों को गोरे और सुंदर होना चाहिए। लड़के तो काले, सांवले, बदशक्ल, बदमाश कैसे भी चलेंगे। लड़का हर हाल में हीरो है और उसे पलकों पर बिठाया और नाच से पाला जाएगा। लड़की अगर काली हुई तो ये सब उसके लिए बोझ बन जाएगा। ठीक है, लड़कों के साथ भी भेदभाव तो होता है काले होने के कारण, उनके लिए भी स्थितियां बड़ी कष्टदायक होती हैं, काफी तापमान सहना पड़ता है, पर लड़कियों की स्थिति तो बदतर है काले रंग की वजह से। ठीक, भारतीय समाज और परिवारों में इसके बोझ कम करने का दावा कर रहे होते हैं, और गोरा बनाने वाली क्रीमों के विज्ञापन, भारतीय टेलीविजन में गोरे बनाने वाली क्रीम, पाउडरों के विज्ञापन बताते हैं कि लड़की फला क्रीम लगाकर गोरी हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। गोरे होने वाली क्रीम लगातार इंटरव्यू देने गई तो उसे जॉब मिल जाएगा और दफ्तर में प्रमोशन हो जाएगा, वह कंपटीशन जीत जाएगी। यहां तक कि हवाई जहाज उड़ाने वाली लड़कियां भी क्रीम लगाकर ही हवाई जहाज उड़ा पा रही हैं। अब देखिए मतलब क्या है अब भारत में। ठीक, आगे लिखते हैं कि कंपनियां सिर्फ लड़कियों को मुंह गोरा करने के नुस्खे बताकर चैन से नहीं बैठी हैं, अब तो बता रही हैं कि कांख यानी अंडर आर्म्स का कालापन कैसे दूर दूर होगा। मतलब कालेपन की भी हद देखिए, अंडर आर्म्स का कालापन भी दूर कैसे होगा, कोहनी घुटनों का को गोरा कैसे बनाया जाए, यहां तक कि वेजाइना को भी गोरा बनाने की क्रीम बाजार में बिक रही है। क्या पागलों का देश है ये, आप अंदाज लगाइए किस स्तर पे पागल हैं लोग। और हमने महिलाओं को कहां पहुंचा दिया रंग के चक्कर में। सिर्फ मुंह गोरा नहीं बनाना है, अंडर आर्म्स, काली कांखें भी गोरी करनी है, कोहनी और घुटने भी गोरी करनी है, वेजाइना भी गोरी करनी है। बताओ मतलब क्या पागलपन है, किस स्तर पे पागलपन।
और महिलाओं को कहाँ झोंक के रखा हुआ है आपने? मतलब वो क्या बोलते हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसी महिलाएं, वो 60-60 साल में स्पेस वॉक कर रही हैं। हमारी महिलाएं को हमने इधर लगा दिया, कांख गोरी बना रही हैं, घुटने कोने पेडिक्योर मैनिक्योर और वेजाइना पे क्रीम लगा के गोरी बना रही हैं। क्या चल रहा है भाई? ये किस स्तर का पागलपन है? और आपने समाज में कोई रंग से काला पैदा हुआ, उसे किस धंधे में लगा रखा है? कितना और पागल बनाया जाएगा समाज को, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों को ही पसंद नहीं। मतलब हद स्थिति ये है कि क्योंकि किसी और का काला रंग किसी और को पसंद नहीं है, इसलिए जिसे पसंद नहीं है उस पे नहीं, जो काला है उस पे दबाव है कि तुम अपने आप को गोरा करो। मतलब काले लोग, गोरे लोग काले हो जाए ना, नहीं नहीं नहीं, कालों पे दबाव है कि वो खुद को गोरों के जैसा गोरा कर लें। ठीक, बड़ी अजीब स्थिति है। अब कांख गोरी क्यों करनी है, मुझे समझ में नहीं आया। घुटने टकने गोरे करके क्या करना है, और वेजाइना गोरी करने का, क्रीम बेचने का क्या ही लॉजिक है? और जो खरीद रही महिला, उनकी मनोदशा समझिए आप, किस स्तर पे वो अपने रंगहीन की वजह से हीनता की शिकार होंगी। ठीक, हद स्थिति। तो ये आपका मतलब समाज है, विशेषकर महिलाओं के लिए। मतलब पुरुषों के लिए नहीं आता कभी उनके लिंग गोरा करने की कोई क्रीम आ रही हो, उन्हें जरूरत नहीं है। ये महिलाओं के लिए ही विशेष किस्म की क्रीमें चल रही है। सब कुछ महिलाओं को गोरा, मतलब औरत को ही गोरा चिकना सब रहना है, पुरुषों पे कोई दबाव नहीं। क्या करेंगे अपन इस समाज का, बताइए? मतलब ये किस स्तर पे पागलपन है? मैं इसे पागलपन कहूंगा, मैं बीमार समाज ही कहूंगा। मतलब रंग के लिए अगर कोई बीमार है तो फिर वो बीमार समाज हमने बना दिया। दोष उन महिलाओं का नहीं है, उन बच्चियों का नहीं है, उन लड़कों का भी नहीं है जो खुद को गोरे दिखाना चाहते हैं। दोष इस समाज का है जो भयानक रंग भेद का पालन करता है। ठीक, ये क्या पागलपन है? आगे देखिए। इस सुख का सपना कंपनियां बेच रही हैं क्योंकि ये दुख अभी भी हमारी लड़कियों के जीवन में पहाड़ की तरह क्या बोलते हैं, खड़ा हुआ है। शादी के विज्ञापन अभी भी गोरी बहुओं की डिमांड करते हैं। गर्भवती स्त्रियां अब भी उम्मीद में रोज नारियल का पानी पी रही हैं कि होने वाला बच्चा अगर लड़की हुआ तो गोरी हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, ये अलग टोना टोटका चलता है। ठीक, मतलब गर्भवती महिला को इसकी चिंता नहीं है भारत में कि स्वस्थ बच्चा पैदा हो जाए, चिंता इसकी है कि कल्लू पैदा ना हो जाए, विशेषकर लड़की गोरी चाहिए। और इसके नारियल का पानी और टोने टोट के चलते रहते हैं उनका। ठीक है, आपने तो पढ़ा ही होगा वेदों में क्या क्या लिखा, खीर में घी मिलाकर पी लो, और दूध में फलाना ढिकाना, गोरा बच्चा पैदा होगा, तांबिया बच्चा पैदा होगा, फलाना ढिकाना, यानी क्या क्या अनाप शनाप धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। और हमने समाज को इस पागलपन में झोंक दिया है। ठीक, हद स्तर पे पागलपन है। आगे देखिए। हाँ, फिर भारत के लोग, जानते हो आप, भारत के लोग जहां जाते हैं अपने साथ अपना जातिवाद और जातिवाद के चरित्र भी लेकर जाते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अमेरिका। ये 40-45 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं और वहां अपने साथ अपने जातिवाद और जातिवाद से चरित्र भी ले जाते हैं, और ऐसा ही इनका चरित्र रंग भेद भी है। चलिए, बीबीसी इस पे लिखता है कि अमेरिका में रहने वाले लोग से कैसा व्यवहार करते हैं भारतीय। चलिए अब हम विदेशियों को देख लेते, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे परंतु जातिवादी भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, उनके बारे में क्या बात बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक नेता ने मुझे बताया कि इस पे जो बात कर रहे हैं बीबीसी की जो है, बताया कि जब बात अफ्रीकी अमरीकियों के साथ नस्ल भेद की आती है तो हम लोग शायद गोरे अमरीकियों से ज्यादा नस्ल भेदी। अमेरिका में रहने वाला एक भारतीय समुदाय का व्यक्ति, ये नेता, ये एक्सेप्ट कर रहा है कि गोरों से ज्यादा नस्ल भेदी अफ्रीकी अमरीकियों के लिए भारतीय लोग हैं। और वो फिर इसके बारे में बताता भी है कि भारतीय लोग अमेरिका में करते क्या है। वो कहता है कि मैं यहाँ रोज देखता हूं कि, उदाहरण के लिए बताता है कि आप किसी को भी ये कहते सुनेंगे, भारतीयों को सुनेंगे कि कल जो लोग डिलीवरी देने आए थे वे कल्लू थे। कल्लू मतलब वो ब्लैक अमरीकी आ जाते हैं ना, उन्हें भारत के लोग वहां अमेरिका में कल्लू कहते हैं, जैसे ये बहुत गोरे। ठीक, मतलब गोरे की नजर में ये भूरे हैं, पर इनके लिए वो काले जो अफ्रीकी लोग हैं ना, वो कल्लू, उन्हें कल्लू कहते हैं ये लोग।
ये बहुत गोरे हैं, ठीक, पर अब क्या कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिए, कल्लू थे, या कोई मुझसे ये कहता है कि इन लोगों को देखकर वे अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, मतलब ये दरवाजे बंद कर लेते हैं काले लोगों को देखकर, वहां पे देखिए जरा, ठीक। आगे देखिए, लीजा अपने अनुभव को बताती है। लीजा एक महिला है इस आर्टिकल में जिसने काले अफ्रीकी अमरीकी से शादी कर ली है, और उससे कितनी परेशानी हुई। लीजा अपने अनुभव को बताती हैं कि मुझे लगता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय कालो लोगों के प्रति नस्लभेदी हैं। मुझे लगता है कि भारतीय अमरीकियों को लगता है कि वे काले लोगों से बेहतर हैं, और यही बात जिस वजह से वे उन्हें लगता है कि उनके साथ ऐसा सलूक नहीं हो सकता। मतलब भारतीयों की गलतफहमी है कि वो काले जो वहां पे लोग हैं उनसे बेहतर हैं, ठीक, ये देख लीजिए, और ये नस्ल भेदी भी है। आगे देखिए, हाँ, अमेरिका में ये बात काफी दुर्लभ है कि कोई भारतीय किसी अफ्रीकी अमरीकी से शादी करे। ये दर्शकों एक चीज देखिए, अमरीकी लोग अ, अफ्रीकी अमरीकी से शादी कर लेते हैं। अमेरिका में एक गोरी लड़की काले अफ्रीकी अमरीकी से शादी कर लेती है, बहुत कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन भारतीय लोग जो कि पूरे ब्राउनिश है, ये किसी अफ्रीकी अमरीकी से यानी काले से शादी नहीं करते, अमेरिका जाकर भी नहीं करते, इनफैक्ट बात भी नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मजेदार बात देखिए, अमेरिका में यह बात काफी दुर्लभ है कि कोई भारतीय किसी अफ्रीकी अमरीकी से अमेरिकन से शादी करे। भारतीय अमरीकी समुदाय के एक नेता कहते हैं कि आप भारतीयों को ज्यादा गोरे लोगों से बातचीत करते देखेंगे, वो अफ्रीकी अमरीकी लोगों से ज्यादा चीनी लोगों से बात करते हैं। तो मतलब शादी तो दूर की बात है, अमेरिका जाकर भी ये भयानक रंग भेदी है, जातिवादी है। और ये भारतीय लोग वहां जाकर भी काले गोरे के भेदभाव करते हैं, और अफ्रीकी अमरीकी लोगों के साथ शादी वगैरह नहीं करते, बात भी नहीं करते, गोरों से बात करना पसंद करते हैं, काले अफ्रीकी अमरीकियों से बात करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट चीनियों से बात कर लेंगे वहां जाके, लेकिन काले अमरीकियों से बात नहीं करेंगे। आप अंदाज लगाइए, ये भारतीयों के चरित्र हैं, और ये ज्यादातर सब सवर्ण है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो दलित समुदाय से तो अभी अमेरिका यूरोप 10-20 सालों से लोग पहुंचने लगे, उससे पहले सारे सवर्ण लोग ही हैं। 45 लाख करीब अमेरिका में होंगे, ये भारतीय लोग ज्यादातर ये सब सवर्ण है। ये अपनी जातिवाद रंगभेद सब वहां पे लेके गए, छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, समझिए। ये वहां जाके नहीं सीख पाए। ज्योतिबा फुले भारत में रहकर अफ्रीकी अमरीकियों का जब आंदोलन चल रहा था तो उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं अपने लेख में, कि वो साथ हैं काले अमरीकियों की लड़ाई में। डॉक्टर अंबेडकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं जबकि वहीं अंग्रेजों के पढ़ने गए। और ये जातिवादी लोग वहां रहकर, उनका खाकर, उस देश में रहकर, पीढ़ियों से रहकर, इन्हें काले लोगों से वहां नफरत है, विशेषकर अफ्रीकी अमरीकियों से। अजीब स्थिति है। आप सोचिए किस स्तर पे जातिवादी समाज है, रंग भेदवादी समाज है, ठीक। आगे देखिए, लीजा कहती हैं कि उन्होंने अपने पति को जो 2 शब्द पहले सिखाए वे कल्लू और करिया थे। लीजा हैं, ये एक इंडियन अमेरिकन है, इन्होंने वहां एक अफ्रीकी अमरीकी से शादी कर ली है, यानी भारतीय महिला ने काले व्यक्ति से शादी कर ली। अब ये इनके पति को इनके घर वाले कल्लू और करिया कहते हैं। तो लीजा कह रही हैं कि इन्होंने अपने काले पति को, मतलब अफ्रीकी अमरीकी को, जो 2 पहले शब्द सिखाए वो है कल्लू और करिया, ठीक। क्यों? क्योंकि वही सुन रहे थे तो उसने पूछा होगा उनसे इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया इसका मतलब कल्लू और करिया होता है, ठीक। अब ये इस स्तर पे जातिवादी और रंग भेदवादी, और ये अमेरिका जाकर भी वहीं के वहीं है, इनके अंदर लेश मात्र का भी सुधार होता हुआ नहीं दिखाई देता। आप मतलब भारतीयों के चरित्र जानना चाहते हैं तो आप विदेशों में रह रहे भारतीयों को देखिए, वहां खुलकर ये सब करते दिख जाएंगे, ठीक। भारत में तो फिर भी शर्म आती है, वहां तो ये खुलेआम है, चौड़े में होकर जातिवाद करते हैं और रंग भेद भी करते हैं। आगे देखिए, द फेमिनिस्ट लिखते हैं कि काले लोगों के लिए घृणा हमारे समाज की मानसिकता में है। कुछ गोरे लोग जो ये कहते हैं ना कि उन्हें काले और गोरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दरअसल सबसे ज्यादा फर्क इन्हें ही पड़ता है। दर्शकों, एक और चीज बड़ी मजेदार है, ठीक है, काले लोगों के प्रति घृणा तो समाज में है ही, कुछ गोरे लोग आपको कहते मिल जाएंगे उन्हें काले गोरों से फर्क नहीं पड़ता,
असलियत में सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे कुछ लोग यहाँ आके कहते हैं उन्हें जातिवाद नहीं मानते, फलाना नहीं मानते, फिर थोड़ा सा उनसे बातचीत करो तो उनके मम्मी पापा ने भी जाति में शादी की, खुद ने भी की, बहन ने भी की, सब जाति में शादी, पर ये जाति नहीं मानते। ऐसे ही कुछ गोरे लोग जो भारत में ये कहते हैं कि उन्हें काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता, असलियत में सबसे ज्यादा फर्क रंग का इन्हें ही पड़ता है, और ये हर चीज में रंग ढूंढी लेते हैं और उसके अनुसार भेदभाव भी करते हैं। स्कूलों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव होता है। द फेमिनिस्ट लिखते हैं, आगे वो शादी को लेकर लिखते हैं, जो बात मैंने आपको पहले बताई हुई है कि भारत में विवाह करना हो अगर किसी काली लड़की का, काले रंग की लड़की का, दो ही चीजों से ये काम हो सकता है, या तो लड़की के पास सरकारी नौकरी हो या फिर लाखों रुपए का दहेज दिया जा सकता हो, तभी शादी हो सकती है। और शादी के बाद भी कालेपन का एहसास उस लड़की को जीवन भर उसके ससुराल में करवाया जाता है। ठीक, समाज की कड़वी सच्चाई है। ये वो चीजें हैं जो हम सब रोज जीवन में भोगते हुए देखते हैं। ठीक, ये एक फिल्म अभिनेत्री है ईशा गुप्ता, और ये अपने अनुभव को बताती हैं कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो बताती हैं कि बॉलीवुड में होने वाले काले गोरे के रंग भेद पर ईशा गुप्ता बोली कि एक्टर कहते हैं कि तूने मेकअप काला किया है। तो हमारा बॉलीवुड तो जो भारतीय समाज का आईना है, वो आप समझ सकते हैं कि जब हम ही जातिवादी, रंग भेदवादी हैं, और तो बॉलीवुड में तो सवाल ही नहीं उठता कि वो तो जातिवादियों का अड्डा है और वहां तो काले लोगों के लिए जगह कैसे होगी, क्योंकि वो तो निम्न जाति के लोगों का रंग है, तो वहां तो हो भी नहीं सकता। अपवादात्मक रूप से एक्सेप्शनली कोई एकाध काले रंग का आपको दिख जाएगा, लेकिन कोई बड़ा एक्टर, आज तक कोई बड़ा एक्टर काला आपको नहीं दिखेगा, बड़ा सुपरस्टार काला नहीं होगा। और हीरोइंस भी एक आध दो आई होंगी तो वो भी गोरा मेकअप करके काम करती हैं, काली वो भी नहीं होती। और एक्सेप्शन छोड़ दें तो आपको नहीं दिखेंगे काले लोग, सब गोरे हैं। ठीक, क्योंकि ये समाज गोरे लोगों को ही फिल्म स्टार के रूप में पसंद करता है। ठीक, और गोरे लोगों का ही ये समाज है, उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो काले लोगों की जगह फिल्म इंडस्ट्री में तो होने की क्या ठहरी, हम मतलब एक्सेप्ट ही कैसे करें जब यहाँ लोग जमीन पर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते काले लोगों को, तो फिल्म इंडस्ट्री में तो वो तो धंधा कर रहे हैं ना, उन्हें तो वही लोग दिखाने हैं जो बिके। तो ये समाज गोरे लोगों को देखना चाहता, मतलब गोरा, आप अंदाज देखिए कि गोरा ऋतिक रोशन क्या बोलते हैं, काला रंग पोत के एक फिल्म में वो एक बिहार के एक सुपर 30 के टीचर हैं, वो बन जाता है। अरे काले आदमी को ले लो ना, इतने काले एक्टर हैं उन्हें ले लो। अब ऋतिक रोशन गोरे को काला क्यों बनाना है, किसी काले को ही ले लेते। अगर किसी काले का चित्रांकन कर रहे हो और जबकि आप उसकी ऑटोबायोग्राफी बना रहे हो, उसकी सत्य कथा बना रहे हो, काले एक्टर ले लो। नहीं नहीं नहीं, गोरा आदमी काला रंग लगा के काला बनेगा, ये बड़ी गजब की, मतलब अजीब हिपोक्रेसी आप देख लीजिए। ठीक, ये गोरे ऋतिक रोशन को काला बना के सुपर 30 के आनंद जो भी हैं वो क्यों बना रहे हो, काले आदमी को ही ले लेते। ठीक, नहीं नहीं नहीं, वो लोगों की समस्या है कि लोगों को पता है ना ऋतिक रोशन तो गोरे ही है, काला एक्टर ले लोगे तो चलेगी नहीं, क्योंकि समाज तो काले लोगों को पसंद ही नहीं करता, हीरो के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं करता। बड़ी समस्या है इस देश के साथ में, और फिल्म इंडस्ट्री तो अड्डा है, और तमाम सारे उदाहरण आपको काली हीरोइंस के खराब मिल जाएंगे जो एग्जाम्पल देती दिखती हैं कि कैसे उनके साथ रंग को लेके भयानक रूप से रंग भेद किया जाता रहा। ऐसे उदाहरण आपको तमाम सारे मिल जाएंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं, तमाम सारी एक्टर्स भी हैं, स्मिता पाटिल से लेके तमाम सारे उदाहरण हैं जहां उनके रंग की वजह से उन्हें कई बार अपमानित होना पड़ा, दो देवर वेरी टैलेंटेड, इवन दो देवर वेरी टैलेंटेड। और केवल गोरे रंग की वजह से कुछ फिल्म स्टार हैं, जबकि उनके पास किसी किस्म के कोई टैलेंट भी नहीं है, उन्हें एक्टिंग भी ढंग से नहीं आती है, लेकिन रंग गोरा है। और गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, जिस देश में गाने बनते हो ऐसे, वहां आप क्या ही उम्मीद करोगे। ठीक, तो ये रंग भेद को लेके हमारी स्थितियां हैं, और जैसा आप जानते हैं कि काला रंग जो है ये, यही तो असली कलर है, बाकी सब तो आभास हैं, होते ही नहीं है। ठीक, और फिर भी ये काला रंग जो कि बेहद खूबसूरत है, और ये प्राकृतिक है, इसमें मतलब किसी के चैन नहीं हो सकते आप, प्राकृतिक तत्वों को लेकर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, पर ये समाज प्राकृतिक तत्वों को लेकर भी भेदभाव करता है, काले रंग को लेकर भेदभाव करता है, और
काले गोरे के भेदभाव जातिवाद के एक प्रकार के रूप में देखता हूं। ये एक प्रकार का जातिवाद है, बड़ा महीन जातिवाद, जो अभी भारतीय समाज में एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन करोड़ों लोग दिन रात इस जातिवाद से जूझ रहे हैं। जब हम किसी समाज में किसी को काला, कल्लू ब्रांड कर देते हैं, आप कभी सोच के देखिए वो किस हीनता से गुजरता रहता है। उसके अंदर की सारी योग्यताएं, दक्षताएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन भर खुद को गोरा दिखाने के प्रयास के रूप में लगा रहता है। वो किसी और काम पे ध्यान ही नहीं दे पाता, या फिर वो हीनता बन जाती है उसके चरित्र की। कहीं पर भी जाते समय उससे पहले खुद के काले होने का एहसास और दूसरों के गोरे होने का एहसास होता है। और ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही गंदी चीज है जो कि एक समाज करा रहा है। ये किसी व्यक्ति की अयोग्यता से नहीं पैदा हुआ, समाज करा रहा है। वेरी पैथेटिक। ठीक, तो ये बहुत दुखद है दर्शकों, और बहुत तकलीफदायक भी है, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ रंग को लेके लोग खतरनाक किस्म के विचार रखते हैं। समाज भयानक रंग भेद का पालन करता है। ठीक, तो चलिए, ये कुछ सीमित दायरे में यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं और अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, अगर आपने भेदभाव सहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर आपको इसका एहसास नहीं है तो आप वो भी बता सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हमें वो प्रिविलेज मिले होते हैं। गोरे के रूप में आपने समाज में कितने प्रिविलेज यानी लाभ भोगे हैं, वो आपको एहसास नहीं होता। जैसे एक ऊंची जाति का व्यक्ति सवर्ण होने के नाते कितने लाभ भोगता है उसे पता ही नहीं होता। ठीक, जब बताए जाते हैं तो उसे पता चलता है। ऐसे गोरे के रूप में जो समाज में स्वाभाविक लाभ मिल जाते हैं ना सभी जगह, ठीक, ये शायद गोरे लोग नहीं समझते। ये सुविधाएं कालों के लिए समाज नहीं देता और उनके साथ बड़े भेदभाव करता है। उन पर काफी दबाव होता है, वो गोरों की तरह खुद को दिखाने की कोशिश करें, इसका बहुत दबाव होता है उनके ऊपर। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं और काफी दुखद हैं। मुझे लगता है ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और हमें समाज में इस मुद्दे को लेके क्या बोलते हैं, चर्चा करनी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए। ठीक, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, लोग उतनी ज्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे किसी के साथ वो रंग के आधार पर भेदभाव ना करें। ये बड़ी बुरी चीज है। ठीक, बॉडी शेमिंग करना या कलर शेमिंग करना ये बहुत ही गंदी चीज है और ये नहीं की जानी चाहिए। इससे बड़े बुरे प्रभाव किसी के व्यक्तित्व पर पड़ते हैं।